नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पीएम मोदी महाराष्ट्र में 38,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और आसपास के इलाकों में पुलिस थानों की सीमा के तहत उड़ान गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर क्षेत्र की कुछ सड़कों को वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा और यातायात के लिए मार्ग परिवर्तित कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी पहले कर्नाटक का दौरा करेंगे, उसके बाद वे महाराष्ट्र का दौरा करने आएंगे। पीएम मोदी कर्नाटक के यादगिरी और कलाबुर्गी जिलों के दौरे के दौरान सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा शाम 5 बजे पीएम मोदी मुंबई में 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से रिमोट दबाकर सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजन स्थल शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम के मंच से खिलाड़ियों और मौजूद जनसमूह को संबोधित किया। साथियों, एक वक्त था जब स्पोर्ट्स की गिनती एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में के तौर पर हुआ करती थी, यानी इसे पढ़ाई से अलग केवल टाइम पास का जरिया समझा जाता था। बच्चों को भी यही बताया और यही सिखाया। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी एक मानसिकता समाज के अंदर घर कर गई कि स्पोर्ट्स उतना जरूरी नहीं है, वो जीवन और भविष्य का हिस्सा नहीं है। इस मानसिकता से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कितने ही सामर्थ्यवान युवा, कितनी ही प्रतिभाएं मैदान से दूर रह गई। बीते 8-9 वर्षों में देश ने इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया है। इसलिए अब ज्यादा बच्चे और हमारे नौजवान स्पोर्ट्स को कैरियर के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। फिटनेस से लेकर हेल्थ तक, टीम बॉन्डिंग से लेकर तनाव मुक्ति के साधन तक, प्रोफेशनल सक्सेस से लेकर पर्सनल इंप्रूवमेंट तक स्पोर्ट्स के अलग अलग फायदे लोगों को नजर आने लगे हैं। आज देश में ज्यादा से ज्यादा यूथ गेम्स हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, विंटर गेम्स हो रहे हैं। इन गेम्स में हर साल हजारों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान के तहत हमारी सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक मदद भी दे रही है। इस समय देश में 2500 से ज्यादा एथलीट्स ऐसे हैं जिन्हों खेलो इंडिया अभियान के तहत हर महीने 50,000 रुपये से ज्यादा दिए जा रहे हैं। ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप से बहुत मदद मिल रही है। इस स्कीम के तहत भी हर महीने करीब करीब 500 खिलाड़ियों को आर्थिक मदद दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ खिलाड़ियों की जरूरत को देखते हुए सरकार ने उन्हें 2.5 करोड़ रुपये से लेकर
7 करोड़ रुपए तक की मदद की है। साथियों, आज का नया भारत स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने मौजूद हर चुनौती के समाधान का भी प्रयास कर रहा है। हमारे खिलाड़ियों के पास पर्याप्त संसाधन हो, ट्रेनिंग हो, टेक्निकल नॉलेज हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, उनके चयन में पारदर्शिता हो। वहीं अगली खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां पिसावा थाना क्षेत्र के खोजेपुर से गांव मजरा पट्टी पुरवा के किसान तेजराम यादव पुत्र स्वर्गीय मनोहर लाल यादव अपने खेत में सिंचाई के लिए गए थे, लेकिन वो वहां पर जब घर नहीं आए तो परिजनों ने उनकी तलाश की। जब खेत जाकर देखा तो किसान मिट्टी में सना हुआ पड़ा मिला। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चल रहा देखे कहो पता हमके नहीं भाई करिया चारा डाल फिर हम अंधेरे मुठी भरन 5 बजे हमके ना भाई नहीं आवा भाई भैंसी लगावे के है तहु ना दोबारा चारा डाल बनता हूँ कहूँ पता न फिर लौड़िया के बटाने लौड़िया हमरे तो क्या करे ले हमारे कन पापा मम्मी उठ भाई ना करे बताइए पापा है ना। किसने बताया आपको? अब कुछ नहीं बता। मेरा नाम हरिश्याम है और पट्टीपुरवा गांव का ये मामला है और हम वहाँ गए जो खेत पर हमारे भाई साहब सिंचाई कर रहे थे तो वहाँ हम सुबह 6 बजे के आसपास गए तो पहले तो दिखाई नहीं दिया, कोहरा पड़ रहा था। बाद में पता चला तो देखने गए तो वहाँ वो मिट्टी में बहुत ज़्यादा सौंदे थे वहाँ, और जो गेहूं की फसल थी वो बिल्कुल गायब थी। जैसे वहाँ पर मालूम हो रहा है किसी ने इनको खींचा है, ये बिल्कुल सब बनाया गया है, ऐसा सिस्टम वहाँ मालूम हो रहा था। सब रौंदी थी रब्बी वहाँ बिल्कुल। वहीं यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। सीटेट की परीक्षा का पेपर आउट कराकर अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर भर्ती कराने वाले गिरोह का एक सदस्य लखनऊ से गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ ने अभियुक्त अमित सिंह को गिरफ्तार किया है इंदिरानगर से। आपको बता दें कि ये आरोपी इंदिरानगर का ही रहने वाला बताया जा रहा है। रायबरेली में सड़क सुरक्षा अभियान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लालगंज क्षेत्र में जान जोखिम में डालकर लोग यात्रा कर रहे हैं। डगामार वाहनों की लालगंज में भरमार है। क्षेत्र में आने जाने वाले यात्री टेम्पो में लटक कर सवारी करते हैं, लेकिन प्रशासन की इस पर नजर नहीं जा रही। वहीं अब डगामार वाहन में लटक कर यात्रा कर रहे एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सरकारी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का आलम उस वक्त देखने को मिला जब नसबंदी के बावजूद महिला 3 महीने की गर्भवती हो गई। बिजनौर सरकारी महिला जिला अस्पताल पहुंचकर सीएमएस ने पीड़िता और आशा वर्कर को खरी खोटी सुनाई और जबरन महिला का ऑपरेशन कर गर्भपात कर दिया। फिलहाल पीड़िता महिला जिला अस्पताल में भर्ती है। बिजनौर के सीएचसी सेहोरा में नसबंदी कराई थी पीड़ित महिला ने। क्या नाम है? क्या हुआ आपके साथ? मैंने नसबंदी कराई थी। फिर जी हम बिजनौर जिले में हैं और हम सरकारी अस्पताल में आए हैं और जी हमने 7 महीने पहले अपनी वाइफ का नसबंदी कराई थी। उसके बाद हमारी वाइफ को 3 महीने बच्चा ठहर गया, 3 महीने का बच्चा ठहर गया और हम यहाँ पूछताछ के लिए लाए थे कि हमारे वाइफ के बच्चा है जी, हम इसका क्या करें। तो उन्होंने हमसे अल्ट्रासाउंड मांगा। अल्ट्रासाउंड हमारे पास था नहीं, उन्होंने करवाया अपने ही अस्पताल में और हम अल्ट्रासाउंड कराने के बाद हमें मैंने 24 जून को सीएचसी सेहोरा पर नसबंदी कराई थी लाभार्थी का नाम है मीनाक्षी, उसके पति का नाम है गौतम। उसे 3 महीने बाद बच्चा रुक गया। अब मैं सेहोरा लेकर आई तो उन्होंने जिला अस्पताल को रेफर कर दिया बिजनौर के लिए। अब मैं 17 जनवरी को आई बिजनौर
तो मैंने यहाँ इनसे कहा, तो ये पहले तो बोले कि अल्ट्रासाउंड कराओ इसका, बाहर के पैसे नहीं थे जी। मुझे तो 200 रुपये मिलते हैं नसबंदी में, मैं कहाँ से पैसे दूंगी मरीज को। मैं संचिया तन्ना मार दिए नन्ही सी जान, दूसरा भी उठा दिया। तुझे कमीशन मिली होगी। वहीं लखनऊ में हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभिनव राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश पुलिस आवासीय निर्माण निगम लिमिटेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर विनेश जैन पर समाजवादी पार्टी शासनकाल के दौरान 2012 से 2017 तक 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की हेरफेर का आरोप लगाया है। अधिवक्ता अभिनव राय का आरोप है कि इसकी शिकायत 2 साल पहले उनके क्लाइंट हिमांशु राय के द्वारा की गई थी, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव गृह के निर्देश पर विजिलेंस विभाग द्वारा 2 सालों से मामले की जांच की जा रही है। अधिवक्ता अभिनव राय ने कहा कि शिकायतकर्ता हिमांशु राय पर दबाव बनाने के लिए उन्हें धमकी दी गई है। शिकायत पर विनेश जैन और उनकी बेटी तन्वी जैन पर पुलिस द्वारा मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। साथ ही अधिवक्ता अभिनव राय ने बताया कि इस मामले में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है। वहीं दूसरे पक्ष ने शिकायतकर्ता हिमांशु राय के ऊपर दबाव बनाने के लिए मुकदमा दर्ज कराया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक बयान जारी किया और अपने लोगों को आदेश दिया कि मुसलमानों के पास जाइए, उनके घरों में जाइए और सरकारी नीतियों को लेकर जाइए, उन्हें बताइए। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये भ्रम फैलाता है कि बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ। तो मैं माननीय मोदी जी से पूछ रहा हूं कि क्या आपकी जो टीम आप भेज रहे हैं मुसलमानों के यहाँ, क्या वो टीम गुजरात में बिल्किस बानो के घर जाएगी और जाके बताएगी कि सरकार की नीतियां क्या हैं? वो जो ब्राह्मण बलात्कारी थे, उनको संस्कारी ब्राह्मण कहने वाले वो जो आपके नेता थे, क्या वो जो सरकारी नीति थी उसका हिस्सा थे? झारखंड के हजारीबाग में एक अलीमुद्दीन अंसारी को लिंच कर दिया गया था। तो जो कातिल थे अलीमुद्दीन अंसारी के, उनको भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयंत सिन्हा ने माला पहनाई थी, मिठाई खिलाई थी। क्या आप उस टीम को बताएंगे कि जाके बताए मुसलमानों से, अलीमुद्दीन अंसारी घर जाए और कहे कि वो जो जयंत सिन्हा ने माला पहनाई थी वो सरकारी नीति का हिस्सा था? वो जो आपकी सांसद महोदया चाकू छुरी पे धार लगवा रही हैं मुसलमानों के खिलाफ और कत्लेआम का मैसेज दे रही हैं, क्या ये भी सरकारी नीति का हिस्सा है? बताएंगे आप या इनको हटाएंगे आप? वो जो नुपुर शर्मा जिसने मुसलमानों के खिलाफ आग उगली, रसूलुल्लाह के बारे में उल्टी सीधी बात की, क्या ये भी सरकारी नीति का हिस्सा है? क्योंकि आपकी सरकार ने उसको रिवॉल्वर तक दी गई। एक अपराधी के जिसके खिलाफ अपराध है उसको रिवॉल्वर दी जा रही है। मैं जानना चाह रहा हूं, क्या इखलाक के घर भी आप अपनी टीम भेजेंगे? क्योंकि महेश शर्मा साहब ने इखलाक के कातिल की जनाजे पर जाके तिरंगा लगाया था, क्या वो भी सरकारी नीति का और आपकी नीति का हिस्सा है? मैं जानना चाह रहा था, भ्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ जो काम कर रही है वो जग जाहिर है। आगरा में पुलिस ने पैसे लेकर ASCG की परीक्षा में, आपको बताने की खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने पैसे लेकर SSC GD परीक्षा में पास कराने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, कार और मोबाइल बरामद हुए हैं। 16 जनवरी को SSC GD की परीक्षा थी। इसका सेंटर आगरा में भी था। यहाँ ठगी करने वाला गैंग सक्रिय था। ये परीक्षार्थियों को परीक्षा पास कराने के झांसे में लेकर वसूली करता था। गिरोह के सदस्य सदाकान ने अंकुश नाम के परीक्षार्थी से परीक्षा पास कराने के लिए 2 लाख रुपए लिए थे। गैंग में मथुरा का रहने वाला सदाकांत, उसका भाई पुरुषोत्तम और दोस्त राहुल भी शामिल हैं। ये तीनों परीक्षा पास कराने का ठेका लेते थे। SOG टीम ने मेट्रो प्लांट के पास से सेंट्रो कार में
इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में फिरोजाबाद का अंकुश, मथुरा का सदाकांत और बलिया का आशीष कुमार शामिल है। पुलिस को इनके कब्जे से 11 आधार कार्ड, 2 प्रवेश पत्र, कार और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। गैंग का सरगना राजस्थान के टोंक जिले का ओम प्रकाश है। वो सभी बायोमेट्रिक में पास करवा देते थे और पुलिस आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। एसओजी टीम पूर्वी जोन और थाना बमरौली कटारा के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों से 11 आधार कार्ड, 2 एडमिट कार्ड, 3 अदद मोबाइल फ़ोन, 1 सेंट्रो कार और 2300 रुपये नकद बरामद हुए। ये सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं। आशीष नाम का जो अभियुक्त है वो सॉल्वर बनकर एग्जाम में बैठता है। ये प्लानिंग बनाते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। जो इसमें वांछित हैं वो 3 व्यक्ति हैं, पुरुषोत्तम, राहुल यादव और ओम प्रकाश। ओम प्रकाश इनका सरगना है। वो इनसे पैसे प्राप्त करता था। लगभग 24 से 25 लाख इन्होंने उसको दिए हैं फर्जी अभ्यर्थियों को पास करवाने के लिए। अभी उसको वांछित किया गया है। साथ ही जो इनसे फैक्ट प्राप्त हुए हैं पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं वो ये है कि आशीष कुमार यूपीएसआई में भी सिलेक्ट हो चुका है पहले। अभी उसकी ज्वाइनिंग बाकी थी। वो सॉल्वर बनकर एग्ज़ाम में बैठता था, लेकिन हमारी टीम को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि एग्ज़ाम में बैठने वाला है। अंकुश की जगह पर हमने तत्काल अपनी टीम वहां पर भेजी। वहीं उत्तर प्रदेश में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए पूर्व जिला स्तर पर इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में जिले के लिए 61 निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई और एएमयू साइन किया गया। वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने समिट की सफलता पर कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रत्येक उद्यमी को उद्योग की स्थापना के लिए सहूलियत मिले, उन्हें सरकारी स्तर से हर तरीके का सहयोग मिले। इसके लिए हर माह एक निश्चित तिथि पर बैठक कर प्रगति की चर्चा की जाएगी। किसी को कोई समस्या हो तो उसका तत्काल निस्तारण भी किया जाएगा। बेसिकली हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो कृषि आधारित क्षेत्र है। तो हम लोग बेसिकली जितने भी एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनको मॉडिफाई करके, उनका क्वालिटी वैल्यू एडिशन करके, फिर उनको पैकेज करके काइंड ऑफ पैकेजिंग यूनिट लगाना चाहते हैं विद वैल्यू एडिशन, राइट। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में अरहर होती है, अरहर की खेती होती है। अरहर किसान भाई अगर बेचने आते हैं तो उनको बहुत कम कीमत मिलती है, बट उन्हीं को अगर थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके, उनकी दराई करके, अच्छे से पॉलिश करके, पैकेज करके बेचा जाए तो वही दर हम दुकानों में 120 रुपये में खरीदते हैं। क्या फ़ायदा होगा इससे? ये इन्वेस्टर इस समिट से फ़ायदा हो रहा है। एक तो हम लोगों को जो प्लांट लगाने के लिए जो लीगल प्रोसीजर्स होते थे, जो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टर कॉर्पोरेशन के आईए के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको ईजी कर दिया। एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया कि आप सिंगल प्लेटफॉर्म पे आइए, आपको जो भी एनओसीज चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या फिर लैंड चाहिए, उसकी लाइसेंसिंग से लेकर हर इशू। खबर बिजनौर से है, जहां थाना स्योहारा के बिशनपुर बिड्रा में समूह कमेटी की मुंशी से बदमाशों ने 1,40,000 रुपए की लूट की। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कन्नौज जिले के हसेरन कस्बे के बिजली घर पर विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वेतन न मिलने से नाराजगी जाहिर की। उत्तर और उप केंद्र पर ताला डालकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी में समय से कम समय में भुगतान करने की बात कही और संविदा कर्मी विजय यादव ने बताया कि ये ताला तब खुलेगा जब उन्हें उनका वेतन मिल जाएगा। संविदा कर्मी अजीत कुमार ने बताया कि वो लोगों को पिछले 4 सालों से वेतन नहीं मिला है। समय से वेतन ना मिलने की वजह से वो परेशान है और अगर उन्हें समय से वेतन नहीं दिया गया तो जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई। वेतन नहीं मिला है। हमारे सभी संविदा कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं कि हमें जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम कार्य नहीं करेंगे। इस तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे संगठन ने कई बार कंपनी और हमारे विभाग को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है और हमें 4 माह से वेतन नहीं मिला है। तो आज आपने यहाँ पे ताला डाल दिया है? हाँ, जब तक हमें वेतन नहीं मिलेगा तब तक इसी प्रकार हम धरना करते रहेंगे और बिजली घर में ताला डालते रहेंगे।
रायबरेली जिले में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली जिले को 750 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया था। शासन की मंशा के अनुरूप जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव और जिला प्रशासन दिन रात एक करके शासन की तरफ से 750 करोड़ के मिले लक्ष्य को पार करते हुए 1200 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो एक रायबरेली जिले के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं इन्वेस्टर समिट का आयोजन फिरोज गांधी कॉलेज के सभागार में किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सहित पूरे जिले का प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। रायबरेली जनपद के बारे में आपको बता सकता हूं। मैं सबसे पहले रायबरेली के जिलाधिकारी और जीएम डीआईसी और सारे प्रशासन ने मिलकर के जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे रायबरेली के प्रशासन को कि लगभग 750 करोड़ रुपए के उद्यम रायबरेली की भूमि पर स्थापित किए जाएं, जिसके क्रम में रायबरेली के प्रशासन ने मेहनत करके लगभग 1200 करोड़ के आसपास निवेश का खाका तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि रायबरेली प्रशासन हमारी सरकार के सपनों के अनुसार, अपेक्षाओं के अनुसार खरे उतर रहे हैं और रायबरेली को एक समृद्ध अध्यक्ष लघु उद्योग भारती रायबरेली चैप्टर्स। आज रायबरेली जिले में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ है, तो किस नज़रिए से देखते हैं और क्या निवेश? देखिए, ये सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश में जो बनी है, इसने एक माहौल क्रिएट किया है कि उद्यमी ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगावें, और उद्योग ही ऐसा है जो कि रोज़गार को डेवलप कर सकता है। कोई भी सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। उद्योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से अधिक संख्या में लोग उद्योग लगाएंगे, अधिक से अधिक संख्या में उद्योग लगाएं, उद्योग का माहौल तैयार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। ये पिछले सरकार जो 5 साल से इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।